हेलो क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इरिगेशन। इरिगेशन टर्म, इरिगेशन का मतलब क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा। द क्रॉप्स रिक्वायर्ड वाटर, और ये जो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है वाटर की, ये जो पूरा किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, और ये जो प्रोसेसेस उसमें अप्लाई किए जाते हैं या फिर द फुलफिलमेंट ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इरिगेशन। मैंने यहां पर लिख के भी रखा है इरिगेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स इज नोन एज व्हाट, इरिगेशन। मतलब जो प्रोसेस जिससे पौधे को, मतलब जो क्रॉप्स को पानी पहुंचाते हैं, या फिर वैसे प्रोसेस जिससे या जिसके माध्यम से हम ये क्रॉप्स तक पानी पहुंचाने की काम जो करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन। तो इरिगेशन के बहुत माध्यम है, बहुत तरीके हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत चीज़ें हमें जानने पड़ेंगे। मतलब क्या, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो वाटर की क्वांटिटी है, ये वाटर की जो क्वांटिटी है, जो कंजम्पशन होगा, ये डिपेंड करता है क्रॉप्स पे भी कि ये क्रॉप्स कैसा है। क्या ये ज़्यादा वाटर लेने के लिए तैयार है, या फिर ज़्यादा वाटर लेता है, या फिर क्या लेस वाटर लेता है। जैसे कि एक बात मैं आपको बता दूं, मोर वाटर लेने वाला जो क्रॉप आपका राइस है, इसको थ्रू आउट द सीजन, मतलब फुल सीजन में इसको पानी की ज़रूरत रहती है। लेकिन वही कंपेयर हम कर दें वीट की, तो वीट को पूरे सीजन में पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो वीट को पूरे सीजन में पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर कम रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन कंपेयर टू राइस, राइस को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो किसान को भी ये जानना ज़रूरी है कि किस मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कौन से क्रॉप लगाने हैं, और किस मौसम में जो कौन से क्रॉप लगेंगे तो वो ज़्यादा फलेंगे। और दूसरी चीज़ें कि कौन से क्रॉप को कितना ज़्यादा की रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है। अगर आप मान लो कि उसे इतनी से इतना ज़्यादा पानी चाहिए, आपने इसे इतना भर दिया, या फिर इतना पानी चाहिए, आपने उसे इतना दिया, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट आउट कर देती है। या फिर मान लो अगर आप कोई भी क्रॉप में ज़्यादा वाटर दे दिए, मोर वाटर यू हैव गिवन टू द क्रॉप, तो अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये जड़ें थी, ठीक है, अब अपने ज़्यादा पानी दे दिया, तो जो जड़ें थी वो क्या हो जाएंगे, वाटर लॉग्ड हो जाएंगे। ये वाटर लॉग्ड का मतलब क्या होता है गाइस? वाटर लॉग्ड का मतलब ये होता है पानी से जम जाना। होता है कि जब भी इस मिट्टी के ऊपर ज़्यादा पानी गिरेगा, तो गिरने के कारण ये मिट्टी किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, जी हाँ, कीचड़ में चेंज हो जाएगा। कीचड़ में चेंज होने के बाद क्या होता है, इसके जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू पूरा का पौधा, पूरा का पूरा जो रूट है डिफ्यूज करता है, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बंद होने के कारण पानी एब्जॉर्ब, या फिर जो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहा था वो बंद कर देगा। अल्टीमेटली द प्लांट विल डाई। इन चीज़ों से रोकना है तो आपको ये बाकायदा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पौधे को कितने अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट एक आता है क्या, कि जब ये ज़्यादा पानी इस पे गिर जाता है, तो गिरने के बाद क्या होगा ना, ये सारे सॉल्ट्स को डिसॉल्व कर देगा। और जब भी एक्स्ट्रा वाटर, जो भी मिट्टी में सॉल्ट्स आपने डाले थे, फिर अलग से एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किए थे, वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स को छोड़कर बाकी वाटर एवापोरेट कर जाएगा। ये जो बाकी वाटर एवापोरेट कर जाता है सॉल्ट्स को छोड़कर, लिविंग द डिसॉल्व्ड सॉल्ट, इस प्रोसेस को पता क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को पता है क्या कहा जाता है? सैलिनाइजेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सैलिनाइजेशन, द प्रोसेस तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सैलिनाइजेशन, when the excess water has been used in the crops, the dissolved water remains there when the extra water evaporates. Excessive irrigation causes the water logging and stops the root from breathing. It also causes salinization of the soil. As the salt dissolved by the water are left behind when the water evaporates. अब देखते हैं क्या होता है। ये जो सैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सैलिनाइजेशन का मतलब हमने आपको क्या बताया कि जो भी ज़्यादा पानी, ज़्यादा जो वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो था, जब हमने इरिगेशन किया, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब हमने डाला पौधे में, या फिर जो रूट्स तक पहुंचे, तो वो क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा तरह के फर्टिलाइजर्स आपने डाले थे, सॉल्ट के जो क्वांटिटी थे, वो क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया पहले। लेकिन अब वाटर ज़्यादा आ गया है, लेकिन वो वाटर में सॉल्ट मिक्सअप भी तो हो गया है। आपने कभी भी क्या, एक देखना, अगर आप एक नाम मान लो कि नॉर्मल ग्लास ले लो, उस ग्लास में आप नमक डाल दो, और नमक डालने के बाद पानी के साथ उसे घोल दो और आप उसे छोड़ दो।
जब पानी इवापोरेट कर जाएगा ना तो उसके नमक की क्वांटिटी आपके ग्लास के बेस में रह जाएगा। वही यहां पर होता है और इस प्रोसेस को हम सैलिनाइजेशन कहते हैं। मतलब जो डिसॉल्व्ड हो चुका था सॉल्ट वाटर में वो तो रह जाएगा, लेकिन वाटर इवापोरेट कर जाएगा, जो कि बहुत हार्मफुल है पौधे के लिए, क्योंकि उसे तो एक्चुअली अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होना था पौधे के थ्रू, लेकिन वो पौधे के थ्रू क्यों नहीं एब्जॉर्ब हुआ? क्योंकि तो एब्जॉर्ब होता कब? जब वो मिक्स होके ही रहता वाटर के साथ, डिसॉल्व होके ही रहता वाटर के साथ, लेकिन अब वो डिसॉल्व तो रहा नहीं, क्योंकि वो अब अलग अलग हो गए ज्यादा वाटर की क्वांटिटी के प्रेजेंस के कारण। अगर वो कम वाटर क्वांटिटी रहता तो आस्ते आस्ते आसानी से उसे क्या किया जाता? एब्जॉर्ब किया जाता, क्योंकि मिट्टी भी उसको सोख लिया होता। लेकिन अब मिट्टी ने सोखा नहीं, सोखने के बाद मिट्टी तो क्या कीचड़ बन गया है। आई होप आपको समझ में आया कि वाटर लॉग होने का रीजन, वाटर लॉग होने के जो प्रॉब्लम्स थे और सैलिनाइजेशन आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, हमेशा जो है पूरे के पूरे किसान ऑलवेज दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल ओनली एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। और रेनफॉल पे डिपेंडेंट होने के कारण क्या होता है, और अल्टीमेटली हमें भी पता है कि रेनफॉल अगर नहीं होगा तो कभी भी जैसे ही बारिश रुक जाएगा तो हम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो बारिश का रुकना हमेशा हमारे लिए हानिकारक ही होता है, और किसानों के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बातें क्या आती हैं कि जो रेनफॉल जैसी होता है तो उसे में दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो उसे टैंक में स्टोर कर लें, ठीक है। तो टैंक अगर आपके छत के ऊपर है तो जिसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमने छत के ऊपर टैंक लगाया, टैंक में वाटर अब्जॉर्ब हुआ, और जब भी यूज करने लायक हमें यूज करना है तो हम उसे पाइप के थ्रू या फिर नल के थ्रू क्या टैप के थ्रू से यूज कर लिए। तो जब भी आप ये मैक्सिमम बेसिकली प्रैक्टिस होता है साउदर्न इंडिया में कि जो भी रेन वाटर होते हैं उन्हें टैंक में उन्हें रिजर्व कर लिया जाता है, और जब उन्हें जरूरत पड़ती है इरिगेशन की तब उन्हें यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि रेनफॉल को कहीं कहीं, जैसे कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहां पर जहां पर भी स्ट्रीम या फिर रिवर्स होते हैं, वहां जहां पर नदियां या झील होती हैं, उनके चारों तरफ बेड़ियां लगा दी जाती है। ये जो बंड हमने लिखा है, बंड्स आर मेड, बंड का मतलब सीधी सी बात है क्या, बाउंड्रीज लगा दिए जाते हैं ताकि पानी जो है इधर से उधर ना जाए। चूंकि ये क्या होता है कि पानी का मान लो कि पूरा सूखा पड़ गया तो पानी खत्म हो चुका है नदियों से झीलों से, अब नदी और झील को क्या करना है, घेरा लगा देना है छोटा सा एरिया में। और छोटा सा एरिया आपके मतलब आपके क्या शहर इतना भी बड़ा हो जाता है और कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। तो आगे घेरे लगाने से क्या होता है कि वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो एक ही जगह वो घेरे के कारण उसी में जमा होते चला जाएगा, और जिनको जितनी भी ज़रूरत है उसे छोटा छोटा क्या करेंगे, छोटे छोटे कैनाल टाइप स्ट्रक्चर को निकालते हुए फील्ड तक पहुंचा देंगे। और जब वो फील्ड तक पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है फील्ड को पूरा पानी मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा डैम के बारे में समझेंगे कि डैम काम कैसे करता है। जैसे मान लो कि इट्स अ रिवर, ओके, और इस रिवर के सामने हमने क्या किया, एक डैम बना दिया है। डैम के बेस हमेशा थिक होते हैं ताकि कोई भी वाटर प्रेशर इन्हें तोड़ ना पाए, और ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा नैरो हो जाता है। और होता क्या है कि ये वाटर को कंट्रोल करता है। किस बेसिस पे कंट्रोल करेगा गाइज, यहाँ पर मान लो एक गेट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह के गेट हैं अवेलेबल, और जब भी वाटर इनको स्टोर करना रहता है तो ये गेट क्लोज रहता है। लेकिन मान लो कि वाटर इन्हें रिलीज करना है, दूसरे जगह पहुंचाना है, आगे जाकर हो सकता है डैम के आगे इधर तरफ कोई यहाँ पर अलग अलग फील्ड के अलग अलग रूट्स अवेलेबल होंगे, जहाँ पर जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो ये वाटर वहाँ तक के पहुँचते चला जाएगा। तो जब भी वाटर की रिक्वायरमेंट हुई तो इस गेट को ऊपर उठा दिया जाता है, और ये गेट ऊपर उठ जाने के कारण सारे डैम से वाटर फ्लो कर जाते हैं, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ वाटर वो पहुँच जाते हैं। तो डैम्स हमें इस तरह से मदद करते हैं, और ऑब्वियस बात है कि डैम के मदद से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। एंड वी नो दैट कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, और जब भी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता भी कैसे है, जब ये वाटर फ्लो करता है तो नीचे एक टरबाइन रहता है, टरबाइन के जैसे ही पंखे जो हैं वो घूमते हैं, तो घूमने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स वगैरह में। तो देखो ये दो पोर्शन हम आपको समझा दिए। तो डैम, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डैम कैसे मदद कर। अब हम लोग अगला पॉइंट समझेंगे, दैट इज व्हाट कैनाल। तो बातें होती कि कैनाल क्या होता है। गाइज कैनाल एक मैन मेड चीज़ है या फिर मैन मेड रूट है। मैं आपको बता दूं, एक मैन मेड रूट ऑफ वाटर। ये मैन मेड रूट ऑफ वाटर क्या होता है, मान लो कि कुछ पोजीशंस में, कुछ एरियाज में, चूंकि रेनफॉल हो सकता है कि सारे जगह रेनफॉल नहीं होते होंगे, सारे जगह डैम्स अवेलेबल नहीं होते होंगे, लेकिन अगर मान लें कि कहीं पर हमें डैम से भी पानी पहुंचाना है एक दूर एरिया तक का, या फिर कहीं रेनफॉल रिजर्व हो चुका है वहां से पहुंचाना है एक बारिश
या फिर पानी को दूर जगह एरिया तक का, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो ये कैनाल बनाए जाते हैं। कैनाल कैसे बनते हैं, तो नॉर्मल सीमेंट, बालू, इट्टी और छड़ के बनाए जाते हैं। मिट्टी को खोद कर एक अच्छे से सीमेंटेड एरिया से पाइप लाइक स्ट्रक्चर को भी प्रिपेयर कर सकते हो आप, या तो फिर एक बड़ा सा एरिया को मिट्टी खोद कर एक जगह से दूसरे जगह तक का पहुंचाने वाले एरिया को कनेक्ट करने वाले एरिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल। जब ये मॉडर्न एरा आते गया तो मॉडर्न एरा में हमने बहुत तरीके की चीज़ें, टेक्नोलॉजीज की मदद से भी पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई। अब देखो क्या होता है कि कैनाल में भी दो तरह के कैनाल है, एक परमानेंट कैनाल है और एक क्या है, इनंडिएशन कैनाल। ये जो एक परमानेंट कैनाल की जब बात आती है तो ये परमानेंट कैनाल वैसा कैनाल है जो हमेशा The Indra Canal, which has transformed parts of the region, those water can supply तो ये जो कैनाल्स के पोर्शन, जैसे मैंने ये, तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि कैनाल क्या होता है। तो कैनाल्स में मैंने आपको बताया कि दो तरह के कैनाल्स, एक परमानेंट कैनाल है, दूसरा क्या है, इनअंडेशन कैनाल। तो ये जो परमानेंट कैनाल और इनअंडेशन कैनाल क्यों कहा जाता है गाइज, ये परमानेंट कैनाल क्यों कहलाया, तो हम एक इंदिरा गांधी कैनाल की बात करते हैं जो कि राजस्थान में, जहाँ कहीं भी पानी नहीं था, गंगानगर या फिर बीकानेर जैसे जगहों में, तो वहाँ से उसने क्या किया, सतलज, रावी, ब्यास, इन सारे जगह से वाटर को लिया गया और एक बीच से रूट बनाया गया, मैन मेड रूट बनाया गया, और राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर, जो कि पूरा का पूरा सूखा हुआ एरिया था, उसको भी क्या कर दिया, ये पानी से भर दिया। तो ये किया कैसे, तो यहाँ पर सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया। तो ये अब हमेशा से हमेशा क्या होता है कि हमेशा ये नदियाँ बहती रहती हैं, हमेशा इस नदियों में पानी रहता है। तो इस नदी से पानी हमेशा ये राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर तक पहुंचता रहता है। इसलिए चूंकि ये वाटर कभी रुकता नहीं और ये एरिया हमेशा पानी से भरे हो रहते हैं, फिर पानी से पाए जाते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ सतलज, ब्यास एंड रावी एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंदिरा गांधी कैनाल। इस कैनाल को हम क्या कहेंगे, यस वेरी गुड, परमानेंट कैनाल। लेकिन इनंडेशन कैनाल कैसे होंगे, इनंडेशन कैनाल आप कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो और वो कभी भी खत्म भी हो सकता है। जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, इनंडेशन कैनाल हम लोग कब प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि बारिश हुआ, मान लेते हैं एक सिंपल सी बात कि यहाँ पर मेरे घर के पास बारिश हुआ और मैंने क्या किया, उस बारिश को एक बड़े से गड्ढे में स्टोर कर लिया। ठीक है, बारिश जो भी हुआ तो मैंने उस गड्ढे में उसको पानी को स्टोर कर लिया। और स्टोर करने के बाद जैसे मान लो कि मेरे बगल वाले को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पर से क्या किया, एक छोटा सा मिट्टी खोद कर एक कैनाल बना दिया और उसके एक छोटे से गड्ढे में पानी क्या हुआ, भरना चालू हो गया। और जब भी मैं देखा कि उसके पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो मैंने फिर इस गड्ढे को बंद कर दिया, मेरे वाले गड्ढे को बंद कर दिया। तो वैसे कैनाल जो कभी भी प्रिपेयर हो सकते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं, उनको इनंडेशन कैनाल कहा जाएगा। क्योंकि ये वेल्स और ट्यूबवेल्स, वेल्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं आपके नॉर्मल गांव वगैरह अगर आप जाओगे तो हमेशा वेल्स और वेल्स तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर सरफेस में कोई वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उसे मिट्टी खोद दिया जाता है। मतलब लगभग 20 से 25 फीट जो मिट्टी खोदी जाती है और उससे क्या होता है, मान लो कि मिट्टी खोदा गया, मिट्टी खोदने के बाद क्या होता है, अपने आप मिट्टी खोदने के बाद अपने आप अंडरग्राउंड वाटर जो है यहाँ एक्यूमुलेट होते चला जाता है। और ये जो एक्यूमुलेट होते चला गया, ठीक है, इसे फिर क्या किया जाता है, बाल्टी के मदद से या फिर कोई भी एक कंटेंट के मदद से इन्हें निकाला जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, इसे वेल कहा जाता है। मतलब ये हमें क्या कहते हैं, इसे वेल कहा जाता है। तो अल्टीमेटली जो वाटर था कैसा वाटर था, तो ग्राउंड वाटर था और हम इसे अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट हमारा ट्यूबवेल, तो ट्यूबवेल को ज़्यादा नहीं बल्कि आप इतना ध्यान रखें कि आज ये सबसे ज़्यादा मोस्टली चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर जगह इस्तेमाल होता है। मतलब क्या, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मदद से वाटर को पंप करके बाहर निकालते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को पंप करके बाहर निकाला जाता है और फिर इरिगेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में रेनफॉल कैसे नेसेसरी है, डैम क्या करता है, कैनाल क्या करता है, वेल्स क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स क्या करते हैं। गाइज पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, और हाँ ध्यान रहे, आइसोलेट रहें, झगड़ा ना करें, घर में आराम से रहें, मम्मी पापा की बात सुने, एंड गाइज जुड़े रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।